नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स में। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। फटाफट जुड़िए। उसके बाद शुरुआत करते हैं कुछ नई बातों के बारे में। जी, तनुज शर्मा, संजू सैनी, शंकरलाल मीना, नेहा सोनी, सबको नमस्कार भाई। राहुल कुमार जी, आपको भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी, सत श्री अकाल पाजी, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। और आप सभी मित्र फटाफट जुड़िए। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा के साथ आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जी, भाई राम परिहार, आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। मित्रों चलिए फटाफट आप जुड़ जाइए। उसके बाद शुरुआत करते हैं। अरु सियाग, ठीक है भाई, सब मित्रों को नमस्कार है। आप सभी का अभिवादन आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं। और कुछ पंक्तियों के साथ, जैसा कि आपको पता है, इसे कहते हैं बाबा का ज्ञान। इसे क्या कहते हैं भैया? बाबा का ज्ञान। ये ज्ञान आपको लेना है और आगे बढ़ जाना है। लोग गूंगों से जानबूझकर सवाल पूछते हैं, पता है वो जवाब नहीं देगा, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। लोग गूंगों से जानबूझकर सवाल पूछते हैं, लोग बुरे हालातों में भी हाल पूछते हैं, और ये बात सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद हमारा काम एक ही है, सफलता की ओर अग्रसर होना, सफलता की ओर बढ़ना, सफलता की ओर क्या करना है? बढ़ना है भैया। देखिए, देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन आपको अपनी मेहनत का हक अवश्य मिलेगा। तो चलिए बाबा के ज्ञान के पिटारे में आज की कथा की शुरुआत करते हैं। और कथा के स्टार्टिंग में ही सबसे पहला सवाल राजस्थान से ही आ रहा है आपके सामने। पिछले 2-3 दिनों के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं रिवाइज कराऊंगा। रोजाना की क्लास में हम लोग जैसे रिवाइज करते हैं वैसे ही आज तक जितने पढ़ाए हैं, इन मंडे से लेकर अब तक, वो सब सवाल आपके पास वापस रिवाइज हो जाएंगे। तो फटाफट जुड़िए और बातचीत की शुरुआत करिए। जगदीप धनखड़ ने भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण अभी हाल ही में की है? यानी कल इनका शपथ ग्रहण समारोह है जो है वो क्या किया गया? आयोजित किया गया। कब भैया? 11 अगस्त को इन्होंने क्या कर लिया है? 11 अगस्त को शपथ ग्रहण इन्होंने की है, ठीक है। और ये 15वां जो है ना वो भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपको पता है। राष्ट्रपति कौन से हैं भैया? 15वें राष्ट्रपति भारत के हैं, और वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की कौन सी? भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और वैसे देखा जाए तो सेकंड महिला है, सेकंड महिला राष्ट्रपति है। दूसरी बातचीत की जाए तो फर्स्ट आदिवासी है, आदिवासी महिला है जिनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इनका संबंध जो है वो मेरे दोस्तों कहां से है? तो उड़ीसा से है, उड़ीसा से है। और इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो राज्यपाल कहां की रह चुकी है? झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही है, पूर्व राज्यपाल, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का इनसे कोई संबंध नहीं है। आदिवासी बहुल इलाका है, वो ऑप्शन में आपको दे सकता है छत्तीसगढ़, लेकिन आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ से इनका कोई संबंध नहीं रहा है। उड़ीसा और झारखंड भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आते हैं, इन दोनों से इनका संबंध रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपके सामने सही आंसर क्या होगा? 14वें भारत के क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति। बाकी सारी जानकारियां भी जगदीप धनखड़ के बारे में आपको बार बार बताई जा चुकी है। इनका जो संबंध है वो चिड़ावा, ठीक है, झुंझुनू जिले जो है, झुंझुनू जिला, वहां से इनका संबंध है। जन्म स्थान इनका चिड़ावा तहसील में पड़ता है, झुंझुनू जिला, राजस्थान। शेखावाटी जो है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आते हैं, उसमें शेखावाटी प्रदेश में इनका संबंध है। शेखावाटी से अगर बातचीत की जाए और राजस्थान से बातचीत की जाए तो सेकंड उपराष्ट्रपति जो है वो भारत को मिले हैं, सेकंड उपराष्ट्रपति भारत को मिले हैं। तो यह ध्यान रखना। इससे पहले जो है वो आपके भैरों सिंह शेखावत, कौन भैया? बाबूसा, भैरों सिंह शेखावत, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शेखावत। इनको बाबूसा के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका संबंध जो है वो खाचरियावास, कौन सी जगह?
खाचरियावास जो जगह है वो कहां पर है सर? सीकर जिले में है। यानी शेखावाटी और राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति ये भारत को मिले हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़, और ये पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि भैया पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है? पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल, यहां पश्चिमी बंगाल के क्या रह चुके हैं? पूर्व राज्यपाल जो है वो रह चुके हैं, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं पश्चिमी बंगाल के। प्लस इसके ध्यान रखना, राज्यसभा जो है, राज्यसभा, उस राज्यसभा के क्या होंगे? अब ये सभापति होंगे मेरे दोस्तों। क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति, सभापति जो है उसके पद पर पहुंचे हैं, सभापति के पद पर पहुंचे हैं। इधर लोकसभा में हमारे राजस्थान से ही ओम बिरला जी है। कहां पर भैया? लोकसभा, लोकसभा में कौन है? तो लोकसभा में भी ओम बिरला जी है, जो कोटा से संबंध रखते हैं। ओम बिरला जी जो हैं वो कहां से संबंध रखते हैं? कोटा से संबंध रखते हैं। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों आपको एक बात और भी ध्यान होनी चाहिए कि राजस्थान से, ठीक है, और कौन कौन से मंत्रालय के पास मंत्री हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो राजस्थान से मंत्री हैं, और उनका संबंध कहां से है? जोधपुर से है, ठीक है। इसके अलावा कैलाश चौधरी जो बाड़मेर से है, क्या है? कैलाश चौधरी, इनका संबंध सर कहां से है? तो कैलाश चौधरी का संबंध मेरे दोस्तों है बाड़मेर से है। वर्तमान में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो राज्य मंत्री हैं, और गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हैं वो जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान में क्या है? मंत्री हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों भूपेंद्र यादव जो हैं वो भी राजस्थान से हैं, और इनका संबंध जो है वो राजस्थान के कहां से है? अजमेर से है, राजस्थान के अजमेर से है। वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसके साथ साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भी क्या हैं? मंत्री हैं सर। इसके बाद और बताइए ना, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल जो है, अर्जुन राम जी मेघवाल, ये वर्तमान में केंद्र सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। इनका संबंध कहां से है? बीकानेर से मेरे दोस्तों। यहां पर ये बात भी ध्यान रखिएगा। और बीकानेर में इन्होंने एक बार एक कैरियर काउंसिल सेमिनार का भी क्या किया था? आयोजन किया था। किसके नेतृत्व में? अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में यहां पर इसका आयोजन किया। ये राजस्थान से वो लोग हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा चुनाव, इस राज्यसभा चुनाव के अंदर जो है वो ध्यान रखना है, 4 लोग राजस्थान से जीत कर गए, लेकिन मूल राजस्थानी उसमें एक ही थे, घनश्याम तिवारी। क्या थे? घनश्याम तिवारी जो है वो राजस्थान के रहने वाले हैं, और राजस्थान के रहने वाले हैं घनश्याम तिवारी, जिनको राज्यसभा पहुंचाया गया है। इसके अलावा 3 लोग और जो कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जीते थे, उनका राजस्थान से सीधा सीधा कोई संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों देखना, राज्यसभा की हमारे यहाँ राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट जो है वो कितनी है? 10 है। और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्य की 4 सीटों पर अभी हाल ही में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। सुरजेवाला और वो सब जो है ना, वो अभी राजस्थान की सीट से ही जीतकर राज्यसभा पहुंचे हैं। यहां पर राज्यसभा सीट कितनी है? 10 है। और लोकसभा सीट राजस्थान से कितनी है? लोकसभा की अगर सीट की बातचीत की जाए तो राजस्थान से कितनी है? 25 सीट है। आज की तारीख में ये 25 की 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, ये भी ध्यान रखना। और इधर राज्यसभा के खाते की अगर बातचीत की जाए तो 3 अब है, 1 मेंबर पहले से भी कांग्रेस पार्टी के वहां पर राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। तो पार्टी वाइज आपसे राज्यसभा में कोई नहीं पूछेगा, बस आप ये ध्यान रखिएगा अभी 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए, उनमें कौन कौन से लोग जो हैं वो जीत कर पहुंचे थे, ये बात इंपॉर्टेंट है। और उनमें मूल राजस्थानी कौन सा है? अभी लाइब्रेरी के लिए जो हमारा गुरुकुल का टेस्ट हुआ तो उसमें भी मैंने ये सवाल आप लोगों को दिया था कि राज्यसभा, हाल ही में राज्यसभा की 4 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए, उनमें से एक व्यक्ति जो जीत कर राज्यसभा पहुंचे हैं वो मूलतः राजस्थानी उनमें से कौन से हैं? हालांकि जो ऑप्शन में आपको दिए गए थे वो चारों ही राज्यसभा के लिए चुनाव जीते हैं इस बार, लेकिन उनमें मूल राजस्थानी की अगर बातचीत की जाए तो मूल राजस्थानी कौन से हैं? घनश्याम तिवारी जी हैं, ये बात आप ध्यान रखना। हाँ, राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें 250 है, सही बात है। इसके अलावा जो लोकसभा के अंदर जो है वो किसके द्वारा
आपको ध्यान होना चाहिए आरक्षण की व्यवस्था एंग्लो इंडियन और इन समुदाय के लिए की गई थी, वो भी क्या कर दिया गया है, उसको भी निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय करने का मतलब है उसको सक्रिय किया जा सकता है, उनको हटाया नहीं गया है, लेकिन अभी जो है वो दोबारा से जो आरक्षण की व्यवस्था थी उस एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया है, ना तो लोकसभा में, ना ही राज्यसभा में, और ना ही हमारी विधानसभाओं की जो सीटें हैं उनमें उनको आगे अभी आरक्षण दिया गया है। चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट, अच्छा अभी मुझे लगता है कि मैंने पिछले सवाल का आपको आंसर दे दिया होगा, ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ दे दिया, 14वें भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं और 15वें राष्ट्रपति अब हैं। अब ये सवाल है आपके सामने है, जरा इसका जवाब दीजिए भाई। क्या है जरा देखिए। लंबे समय से सॉरी भाई, हाँ भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जो हैं उसके रूप में उदय उमेश ललित की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया, किसके द्वारा जारी किया गया, ये पूछा जा रहा है कि हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 48वें न्यायाधीश कौन थे। 48वें हमारे थे एन.वी. रमन्ना साहब, एन.वी. रमन्ना। और राजस्थान को लेकर ये खूब चर्चा में इसलिए है कि पिछले दिनों राजस्थान के अंदर जो है वो नालसा और सालसा जो है सालसा, इसकी बैठक का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। उस समय इन्होंने जयपुर आकर इसमें भाग लिया और विधानसभा जो है राजस्थान विधानसभा, इस विधानसभा में एक क्या किया गया, संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया था। उस समय भी एन.वी. रमन्ना मौजूद थे। इसके अलावा दिल्ली में डालसा, इसका अखिल भारतीय सम्मेलन भी इनके नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। तो ये थे हमारे 48वें सीजीआई एन.वी. रमन्ना साहब। अभी हाल ही में जो है वो नए न्यायाधीश के संदर्भ में जो है वो वारंट जारी किया गया है। कौन सा वारंट है, किसने जारी किया है, तो अगले हमारे सीजीआई जो हैं वो कौन होने वाले हैं आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे मित्रों। उदय उमेश ललित जो हैं वो क्या थे, ये नालसा के अध्यक्ष थे। उदय उमेश ललित जो हैं ये यूयू ललित के नाम से भी इनको जाना जाता है, यूयू ललित के नाम से भी इनको जानते हैं। अभी ध्यान रखना है जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं, चलिए जिसमें हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की, इसके संदर्भ में वारंट जारी करने का काम जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है, जो कि इनकी शपथ ग्रहण समारोह या इनकी नियुक्ति के समय उस वारंट को पढ़ा भी जाता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, उसके संदर्भ में वारंट जारी करने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है वो इनके वारंट जारी करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, तो एन.वी. रमन्ना नहीं है, डी.वाई. चंद्रचूड़ नहीं है, द्रौपदी मुर्मू ही है और नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है यानी राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, इनके संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति हमेशा क्या जारी करते हैं, वारंट जारी करते हैं। और यह वारंट जो होता है एक तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जिसको उस समय पढ़कर सुनाया जाता है। यानी इसमें कार्यकाल कब तक का है, ये कब तक इस पद पर रहेंगे, ये सब जो जानकारियां हैं, और इस पद पर इनको अपॉइंट किया जाता है, ये सब लिखा जाता है। और उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं, द्रौपदी मुर्मू यानी भारत के राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। देखिए यूयू ललित के बाद में नवंबर 2022 में मेरे दोस्तों ये क्या होने वाले हैं, नवंबर 2022 में यूयू ललित रिटायर होने वाले हैं। और अभी 27 अगस्त को ये शपथ ग्रहण करेंगे। 27 अगस्त 2022 को क्या करने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और ये नवंबर में वापस रिटायर होंगे। और इनकी रिटायर होने के बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ये भारत के क्या बनेंगे, नवंबर 2022 के अंदर भारत के अगले सीजीआई यानी 50वें सीजीआई जो है
50वें भारत के सीजीआई बनने की पूरी संभावना इनकी है। 50वें सीजीआई बनने की पूरी संभावना किसके? डीवाई चंद्रचूड़ की है। इसके बाद आगे की बात हम लोग करेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये जरूर ध्यान रखना है। 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई उदय उमेश ललित, और इससे पहले ये किस पद पर थे? तो नालसा के अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना, नालसा के अध्यक्ष थे। और नंबर 2 पोजीशन पर थे, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में विश्व शेर, विश्व सिंह, विश्व लोइन दिवस हाल ही में कब मनाया गया, ये बताइए जरा। हाँ जी, तो भारत में आपको पता होगा एशियाई शेर जो है, ठीक है, एशियाई शेर जो है वो कहां पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो ये गिर नेशनल पार्क जो है, गिर नेशनल पार्क, ये कहां पर है सर? गुजरात में है। गुजरात में ये क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। भारत में ये एशियाई शेर जो है वो एकमात्र सबसे बड़ा नेशनल पार्क इनके लिए है, गिर नेशनल पार्क। वहां पर गुजरात में ये क्या किए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा 7 अगस्त को विश्व भाला फेंक दिवस, विश्व भाला फेंक दिवस कह दीजिए, या भाला फेंक दिवस सीधा ही कह दीजिए, क्योंकि विश्व तो इसको मना नहीं रहा है। तो यहां पर भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाता है इस दिन। और किसके लिए? नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा, इनके लिए, इनको क्या किया गया था? नीरज चोपड़ा की याद में इसको घोषित किया गया था, जब टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था मेरे दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके 80 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अभी हाल ही में 2022 में आंदोलन के 80 वर्ष जो है वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो है वो आदिवासियों की बड़ी जनसंख्या है, और राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और इसके अलावा सिरोही, आपका बाड़मेर, जो बाड़मेर के इधर वाले जितने भी क्षेत्र हैं, दक्षिणी राजस्थान मुख्यतः आप लोग कह सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां आदिवासी बहुल इलाका रहता है, ठीक है। बाड़मेर में इतनी आदिवासी जनसंख्या नहीं है। 9 अगस्त की तारीख को विश्व आदिवासी दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और राजस्थान जो है, राजस्थान में इस समय पर क्या किया जाता है? राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो चुकी है, सार्वजनिक अवकाश रहता है इस दिन, सार्वजनिक क्या रहता है? अवकाश रहता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बार कहां पहुंचे थे? उदयपुर पहुंचे थे, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में जैसे मीणा है, वो मीणा सबसे बड़ी जो है वो जनजातियों के अंतर्गत आती है। मीणा है, भील है, गरासिया है, ठीक है, ये बहुल इलाके हैं। इसके अलावा सांसी है, ये सब लोग जो हैं, सांसियों की संख्या सबसे ज्यादा भरतपुर में है, मीणाओं की सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में जयपुर जिले में है। और सबसे शिक्षित जनजाति की अगर बातचीत की जाए तो वह भी है। तो राजस्थान में अगर आदिम जनजाति की बातचीत की जाए तो सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो आदिम जनजाति के अंतर्गत क्या की जाती है? शामिल की जाती है। तो इस सवाल का सही आंसर विश्व शेर या सिंह दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त को मनाया जाता है मेरे दोस्तों। क्या 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस या सिंह दिवस मनाया जाता है। लोइन ये है एशियाई शेर से संबंधित, और यह है गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर क्या किया जाता है? पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल या स्माइल 75 इनिशिएटिव का शुभारंभ नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा किया जाना है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, भिक्षावर्ती जो है, भिक्षावर्ती, ठीक है, भिक्षावर्ती को कम करने के लिए और रोजगार बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए, भिक्षावर्ती जो है, भिक्षावर्ती को कम करने के लिए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए, अवसर सृजन करने के लिए, सृजन करने के लिए इस प्रकार के इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है 12 अगस्त 2022 यानी आज ही का दिन है, और स्माइल पहल का शुभारंभ आज नई दिल्ली से किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी? तो नई दिल्ली से आज के दिन कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा शुरुआत की जाएगी?
तो यहां ध्यान रखना, भिक्षावर्ती, रोजगार के अवसर और विशेष प्रकार के लोग जो हैं इनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जो है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जिसके मंत्री विजेंद्र कुमार हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा आज नई दिल्ली से स्माइल 75 इस प्रकार की एक इनिशिएटिव या इस पहल की आज 12 अगस्त 2022 को शुरुआत की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय से इसका संबंध नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का एक स्माइल कार्यक्रम राजस्थान के संदर्भ में रहा है। स्माइल कार्यक्रम, ये स्माइल कार्यक्रम मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, वर्ष 2021 के अंदर क्या किया, 19 के अंदर इसको शुरू किया गया था, 2019 के अंदर शुरू किया गया, लेकिन 2021 में स्माइल 3.0 की शुरुआत की गई। स्माइल 3.0 की शुरुआत कब की गई है, 2021 के अंतर्गत की गई है, और यह एक क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था राजस्थान सरकार का, जो व्हाट्सएप जो होती है, व्हाट्सएप इसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग बच्चों के घरों तक उसकी पठन सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। राजस्थान का शिक्षा मंत्रालय इसको कर रहा था। वित्त मंत्रालय में केंद्र सरकार में कौन है, तो वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार में निर्मला सीतारमण है, गृह मंत्रालय में अमित शाह है और शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान है। राजस्थान में बीडी कल्ला इस मंत्रालय के प्रधान हैं और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के राजस्थान के मंत्री जो हैं वो टीकूराम जूली हैं, जो कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र से वर्तमान में क्या है, विधायक हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है और आप सब आनंद से क्लास का आनंद ले रहे हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल सर बताइए क्या है। अब फटाफट सवाल देखिए मेरे दोस्तों, भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया। देखिए भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य एक माह का ये युद्धाभ्यास जो है, ये युद्धाभ्यास जो है वो आयोजित किया गया, युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया सर, ठीक है, भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में काहिरा में आयोजित किया गया। कहां पर, काहिरा में आयोजित किया गया मेरे दोस्तों, राजस्थान में। ध्यान रखना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, फायरिंग रेंज जो है यहां पर किसके मध्य, भारत और ओमान के मध्य, भारत और किसके मध्य, ओमान के मध्य जो है वो अभ्यास आयोजित किया गया, ध्यान रखना है। इसके अलावा हरियाणा में भारत और वियतनाम के मध्य जो है अभ्यास का आयोजन किया गया। वियतनाम भारत के मध्य सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर, हरियाणा में किया गया, और भारत और ओमान के बीच में राजस्थान में आयोजित किया गया। और अभी हाल ही में भारत और मिस्र के बीच में 1 महीने का एक एक्सरसाइज जो है वो कहां पर, काहिरा मिस्र के अंदर आयोजित किया जा रहा है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, स्वेज नहर का नाम आपने सुना होगा, स्वेज नहर, ठीक है, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को क्या करती है भैया, जोड़ती है। क्या उसका भी संबंध किसी भी प्रकार मिस्र से है, सूडान क्या वहां पर उसके नजदीक में स्थित है, या क्या मिस्र देश से होकर जाती है वो, तो ये सब बातें भी आपको पता है, वैसे भी फिर भी मैंने बता दी है। हाँ जी, ज्योति राजाल, संदीप शर्मा, सब नवी गुरु, आप सबका सी जवाब है, जो कि एकदम सही है। कायरा जो है मिस्र के अंदर 1 माह का सैनिक अभ्यास भारत और मिस्र की संयुक्त सेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ओमान के बीच में, और वियतनाम और भारत के बीच में अभी हाल ही में हरियाणा में एक सैन्य अभ्यास का क्या किया गया, आयोजन किया गया। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। चलो जी नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। सर 44वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता अभी हाल ही में, ये बताइए। आप तो इतनी बातें रट्टा मार लो भैया कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन मेरे दोस्तों चेन्नई में किया गया। चेन्नई कहां पर है सर, हम जानते हैं तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। और इसका जो शुभंकर है, इसका शुभंकर उसका समापन हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं ये सब। थंबी इसका क्या रहा है, शुभंकर रहा है, थंबी इसका शुभंकर रहा है। चेन्नई में इसका आयोजन किया गया और इसमें मसाल रिले का आयोजन हुआ, मसाल रिले का भी आयोजन किया गया, जिसको हरी झंडी जो है वो मोदी जी ने, और इसके अलावा विश्वनाथ आनंद जो है, विश्वनाथ आनंद ने दिखाई थी, विश्वनाथ आनंद ने क्या दिखाई थी, इसको हरी झंडी दिखाई थी मसाल रिले को।
प्लस इसके साथ साथ मेरे दोस्तों ओलंपियाड में भारत ने ओपन वर्ग के अंदर जो है वो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक नहीं जीता है, ये गलत बात है। भारत ने जीता है इसमें कांस्य पदक। भारत के हिस्से में कौन सा पदक आया? कांस्य पदक आया। अर्मेनिया ने इसमें रजत पदक जीता है। अर्मेनिया ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और उज्बेकिस्तान में इसमें स्वर्ण पदक जो है वो ओपन प्रतियोगिता में हासिल किया है। ये बात ध्यान रखना। तो आपका राइट आंसर जो है वो उज्बेकिस्तान होगा। जो इंडिया बता रहे हैं वो सब तुक्का मार रहे हैं। अरे भैया तुक्का मत मारो रे, तुक्का मारोगे तो तुक्के में नंबर आएंगे, फिर तुक्का नहीं मारना। बोली याद करना है कि स्वर्ण पदक किसने जीता है? उज्बेकिस्तान ने जीता है। भारत के हिस्से में कांस्य पदक आया है। और शतरंज का जो जन्मदाता है, शतरंज का जन्म स्थान, शतरंज का जन्म स्थान कहां पर है भैया? भारत में है। भारत ने ही इसको क्या किया है? पैदा किया है, ये मान लीजिए। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद भारत के क्या थे? प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। और अभी हाल ही में आपको पता है भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उसका सवाल आपको 2 दिन से लगातार करा रहा हूं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है? राजस्थान में हाल ही में पहली चूना पत्थर मालगाड़ी कहां से कहां के लिए पहुंची है? चूना पत्थर जिसको हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं मेरे दोस्तों। चूना पत्थर को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। ये चूना पत्थर जो है वो किस नाम से जाना जाता है? लाइमस्टोन के नाम से। इससे चलने वाली, इससे भरकर चलने वाली जो मालगाड़ी है, राजस्थान में पहली बार जो है वो मालगाड़ी में चूना पत्थर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि एक स्थान पर चूना पत्थर की बड़ी मात्रा की जो मांग है उसकी पूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो राजस्थान में पहली चूना पत्थर से भरी हुई मालगाड़ी कहां से कहां तक पहुंची है अभी हाल ही में आपको ये बताना है। तो पर्वतसर एक जगह है जो कि नागौर में है मेरे दोस्तों। कहां है? नागौर का पर्वतसर जो है यहां से लेकर के बूंदी के लखेरी में, कहां पर? बूंदी के लखेरी में। आपको पता है सीमेंट की बड़ी फैक्ट्रियां हैं। लखेरी बूंदी के अंतर्गत जो है एक आपको गोटनबी जगह याद होगा सफेद सीमेंट के लिए। क्या है? गोटनबी सफेद सीमेंट के लिए। लेकिन लखेरी में क्या है? सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। ये बात आप जानते हैं लखेरी बूंदी के अंतर्गत। और पर्वतसर नागौर जो है यहां से चूना पत्थर की पहली जो मालगाड़ी ट्रेन है वो कहां पहुंची है? लखेरी बूंदी में पहुंची है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा, ना कि बी। कुछ लोग जो है वो डेघाना से मकराना बता रहे। ये पर्वतसर जो क्षेत्र है ये मकराना के पास में ही पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है मकराना के नजदीक पर्वतसर स्टेशन से, पर्वतसर नागौर के स्टेशन से लखेरी बूंदी के लिए पहली चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से भरी हुई मालगाड़ी जो है वो राजस्थान में पहली बार चलाई गई है। ऐसा सवाल बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी है ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या है? मकराना के पास में स्थित एक पर्वतसर रेलवे स्टेशन से नागौर में जो कि स्थित है लखेरी बूंदी रेलवे स्टेशन के बीच में पहली चूना पत्थर या लाइमस्टोन से भरी हुई पहली मालगाड़ी जो है वो राजस्थान में क्या की गई है? चलाई गई है। मुझे लगता है कि आप सब लोग इस बात को याद रख लेंगे। अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पर। जनता जल योजना का संबंध किस राज्य से है ये भी बताइए। जनता जल योजना यानी जनता को पेयजल की पूर्ति के लिए, ठीक है, किसके लिए? पेयजल जो है, पेयजल की पूर्ति के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम क्या है? पेयजल की पूर्ति के लिए योजना चलाई गई जिसका नाम है जनता जल योजना। जनता जल योजना है। इसके अलावा आपको पता होगा आजकल एक चर्चा में पूर्वी राजस्थान नहर को लेकर चल रही है। पूर्वी राजस्थान नहर के अंदर 13 जिले आते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसको लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में बड़ा माहौल चल रहा है इन दिनों। ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले? 13 जिलों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना। तो जनता जल योजना का संबंध किससे है? राजस्थान से है। राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति के लिए एक योजना चलाई गई। सर जी माइसोर द्वीप का, सर क्या है द्वीप का शहर? अच्छा जी, सो द्वीप का शहर बांसवाड़ा से, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना राजस्थान जो है वो इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान ने इस प्रकार की योजना चलाई है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे कौन सा कलाम? अब्दुल कलाम,
एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो है वो व्यक्तित्व विकास योजना, व्यक्तित्व विकास योजना जो है, व्यक्तित्व विकास योजना, इस व्यक्तित्व विकास योजना की शुरुआत जो है वो इसी सत्र से की जाएगी, ऐसा कहा गया है। ये भी कहां, राजस्थान में, ठीक है। व्यक्तित्व विकास योजना राजस्थान की स्कूलों में, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जो है ना, सरकारी स्कूलों में 2000 बच्चों के लिए, कितने हजार बच्चों के लिए, 2000 स्टूडेंट्स के लिए, 2000 स्टूडेंट्स के लिए क्या चलाई जाएगी, एक योजना है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी। और आपको पता होगा 70 2022-23 से, यानी जो चल रहा है इसी 70 2022-23 से, देखिए आरटीई जो है, राइट टू एजुकेशन 2009, इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि छात्राओं के लिए सरकार जो है इसी सत्र से कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई भी निःशुल्क करवाने जा रही है। तो आरटीई के तहत ऐसा कौन सा राज्य है जो छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसका नाम भी क्या है, राजस्थान है। तो ये सारी जानकारियां किसके संदर्भ में, राजस्थान। गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर जो है, यहां पर गांधीनगर में मेरे दोस्तों अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो, अक्टूबर में डिफेंस एक्सपो का क्या किया जाएगा, एक्सपो, इसका आयोजन किया जाएगा गांधीनगर के अंतर्गत। ये बातें आपको क्या कर लेनी है, रट्टा मार लेनी है भैया, रट्टा मार के बैठ जाना, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है वैसे ही। 9वां सवाल देखिए मित्रों क्या है, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है अभी हाल ही में। देखिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वीं वर्षगांठ जो है, 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, टेस्ला के द्वारा या स्पेसएक्स के द्वारा। तो इंडिया की उड़ान आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, आज पता होगा आपको, अब तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, गूगल होगा। गूगल के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस प्रकार की शुरुआत की जा रही है, गूगल के द्वारा इस प्रकार की शुरुआत की जा रही है। और गूगल का जो गूगल का जो कार्यालय है कहां पर, दिल्ली में, वहां से इस प्रकार की शुरुआत की गई। इसका टेस्ला नहीं है, टेस्ला के और स्पेसएक्स के मालिक जो हैं वो कौन है भैया, एलन मस्क है, जो कि दुनिया के सबसे क्रिएटिव पर्सन माने जा सकते हैं। एलन मस्क जो है, एलन मस्क, इसकी स्पेसएक्स जो है वो एक अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है, वो भी प्राइवेट है, अंतरिक्ष एजेंसी है, और वो भी कैसी है, प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी ध्यान रखना। एलन मस्क की है ये, एलन मस्क की है, कौन सी भैया, आपको ध्यान रखना, टेस्ला और स्पेसएक्स। गूगल ने अभी हाल ही में इंडिया की उड़ान नाम की पहल की नई शुरुआत करने का क्या किया है, फैसला किया है, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही ऐसा किया जा रहा है। अगला सवाल जो है वो आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, चलिए क्या है सवाल जरा देखिए। हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डपाल RNGAM और डस्टन, यह पुरस्कार, इसका ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसको RNGAM डस्टन डपाल, इस पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसका यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है डपाल RNGAM कस्टम पुरस्कार जो है, इससे किसको सम्मानित किया है यह आपको बताना है। अब बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो मेरे दोस्तों 2019 के अंतर्गत क्या बने थे, केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अभी हाल ही में इन्होंने अपने 3 वर्ष जो है वो क्या कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं। राधा कृष्ण माथुर जो है, राधा कृष्ण माथुर जो है यहाँ के पहले उपराज्यपाल बने थे और वही अभी इस पद पर कार्यरत हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 2019 में लद्दाख यूटी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, और 3 वर्ष अभी हाल ही में इसने पूर्ण कर लिया। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के क्या है भैया, उपराज्यपाल है, यहाँ लिख देता हूं मैं, उपराज्यपाल है, ठीक है, अभी उपराज्यपाल है सर, ठीक बात है। तो अभी हाल ही में डपाल RNGAM कस्टम पुरस्कार जो है वो किसको सम्मानित किया है, तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं इसका। नवी गुरु का भी एकदम सही है, ठीक है, कविता चौधरी का सही है, रिचपाल लेगा का सही है, और हाँ जी ऋचा शर्मा का भी एकदम सही है। चलिए इन सभी का सही जवाब है दलाई लामा, जो कि तिब्बत के एक धर्मगुरु हैं, बौद्ध धर्मगुरु इनको कहा जा सकता है, और इनका मूल संबंध कहां से है, ध्यान रखिएगा, तिब्बत से है। जब चाइना ने हम पर 1962 में
जो हमला किया था उस समय का रीजन क्या था, वो रीजन भी कौन थे, दलाई लामा थे। दलाई लामा जो है वो आपको पता होगा तिब्बत का जो क्षेत्र है आजकल चीन के अधीन है, वहां चीन में इनका बहुत बड़ा बाहुल्य रहा है, क्योंकि ये तिब्बत जो है वो बौद्ध धार्मिक देश के तरीके से जाना जाता था। तब एक समय जब है धीरे धीरे चाइना इन पर अतिक्रमण करता जा रहा था। इस संदर्भ में पंचशील के जो सिद्धांत थे उन पंचशील सिद्धांतों के तोड़ने का आरोप भारत पर लगाया गया और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ऐसा कहा जाता है कि भाई उन्होंने शरण दी थी किसको, दलाई लामा को। भारत तिब्बत छोड़कर भारत आ चुके थे दलाई लामा और दलाई लामा को यहां शरण दी, इस वजह से चाइना ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये दलाई लामा जो है इनको अभी हाल ही में, ये बौद्ध धार्मिक गुरु हैं, अभी ध्यान रखना क्या है, बौद्ध धार्मिक गुरु हैं। बौद्ध धार्मिक गुरु जो हैं वो कौन है, धार्मिक गुरु दलाई लामा। उस समय एकदम जवान हुआ करते थे और उस समय यहाँ पर तिब्बत में इनका बहुत बड़ा प्रभुत्व भी था, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। मनोज सिन्हा जो है वो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के क्या है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। राजीव महर्षि का संबंध राजस्थान से, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। राजीव महर्षि जो हैं वो राजस्थान के जयपुर से संबंध रखते हैं। राजस्थान के कहां से भैया, जयपुर से संबंध रखते हैं और इनको देवेंद्र झाझड़िया के साथ अभी हाल ही में पिछले इसी वर्ष जो है पद्म भूषण सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और ये भारत के पूर्व क्या रह चुके हैं, CAG रह चुके हैं और इससे पहले राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब आप जानते हैं वैसे। हाँ जी, 1962 में दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश में शरण दी गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसी वजह से चाइना ने भारत पर आक्रमण किया और पंचशील के जो सिद्धांत थे उन पंचशील के सिद्धांतों के तोड़ने का आरोप भारत पर लगाया गया। इसके बाद हमारी बातचीत जो है उसको मैं फटाफट पूरी रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद आज तक जितने सवाल मैंने करवाए हैं दोस्तों 3-4 दिन में, मंडे से लेकर अब तक, वो सारे भी रिवाइज कराऊंगा। तो आप फटाफट इस क्लास को देखते रहिए, क्योंकि अभी आपको 10 मिनट में लगभग 50 से 60 सवाल याद हो जाने वाले हैं। लोग गूंगों से जबान बूझकर सवाल पूछते हैं, बुरे लोग हालातों में भी हाल पूछते हैं। ये बात सही है, लोग बुरे हालातों में भी हमसे सवाल पूछते हैं। आज तारीख है 12 अगस्त 2022 की। आज का पहला सवाल यह था, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। इसके अलावा ये सब राजस्थान के संदर्भ में मैंने डिटेल आपको बताई थी। भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित जो है उनके संदर्भ में अभी हाल ही में नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया गया और वारंट जारी करने का काम हमेशा किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन बनेंगे तो ये ध्यान रखना है, उदय उमेश ललित बनेंगे और 50वें CGI जो है वो DY चंद्रचूड़ का नाम आने वाला है सामने। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया तो 10 अगस्त को मनाया गया। इसके बाद मेरे दोस्तों 12 अगस्त को स्माइल 75 पहल की शुरुआत नई दिल्ली से सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री करेंगे। भिक्षावृत्ति में जो शामिल लोग हैं उनको धीरे धीरे रोजगार की ओर मोड़ना और भिक्षावृत्ति को कम करना है, ये ध्यान रखना, और दिल्ली को भिक्षावृत्ति क्षेत्र से मुक्त करना है। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में काहिरा मिस्र के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। 44वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग में भारत की टीम जो है उसने तो कांस्य पदक जीता, अर्मेनिया ने रजत पदक जीता और उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता। पूरे इस ओलंपियाड के अंदर भारत को 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, ये भी ध्यान रख लेना है। विभिन्न वर्ग में भारत को कितने स्वर्ण पदक शतरंज ओलंपियाड में प्राप्त हुए हैं, ये भारत को प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन मैंने साफ शब्दों में यहां दे रखा है ओपन प्रतियोगिता, ओपन वर्ग में भारत को स्वर्ण नहीं मिला है, ओपन में भारत को कांस्य पदक मिला है। ठीक है सर, कल क्लास बीच में ही बंद हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? बीच में बंद तो नहीं की थी, हमने पूरी की थी और हो सकता है कि वो क्लास आपके पास पूरी नहीं पहुंची होगी तो मैं दोबारा से उसको अपलोड करवा दूंगा, नहीं तो अपलोड करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल वाले सारे सवाल मैं अभी आपको रिवाइज करवाने वाला हूं, तो आप उनको देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान में पहली चूना पत्थर मालगाड़ी कहां से कहां तक पहुंची तो मकराना के पास स्थित एक प्रबसर रेलवे स्टेशन से बूंदी लखेरी के लिए पहली चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की जो मालगाड़ी है वो रवाना की गई थी। इसके अलावा राजस्थान से जनता जल योजना का संबंध राजस्थान से है। पेयजल की आपूर्ति के लिए राजस्थान में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है जनता जल योजना, और राजस्थान में APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी और RTE के तहत कक्षा 9 से लेकर 12 तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने वाला भी राज्य राजस्थान बनने वाला है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान नामक पहल जो है वो गूगल के द्वारा शुरू की जा रही है। हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दपाल आर नगम
कस्टम पुरस्कार जो है वो दलाई लामा को अभी हाल ही में दिया गया। इसके बाद कल क्या बातचीत हुई थी वो भी जरा सुन लीजिए। विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वो 10 अगस्त को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और 10 अगस्त के दिन ही कौन सा, शेर दिवस, यानी शेर दिवस भी कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी कब आता है सर, 10 अगस्त को आता है। ये भी अब एक बात और ऐड हो गई है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस आता है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगला सवाल था, दूसरी पीढ़ी के 2G इथेनॉल संयंत्र का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कि पानीपत के हरियाणा में क्या है, स्थित है। बिहार के नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, हालांकि है पुराने, लेकिन 8वीं बार बिहार के राष्ट्र मुख्यमंत्री बने। जेडीयू जो है उस पार्टी से संबंध ये रखते हैं। और आरजेडी के तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम अभी हाल ही में बनाए गए। और गांधीनगर जो है यहाँ पर अभी हाल ही में डिफेंस एक्सपो अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है, नीतीश कुमार ने। और डिप्टी सीएम आरजेडी के तेजस्वी यादव बने हैं। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस पोर्टल पर सहकारिता की ऑन बोर्डिंग लॉन्च की है। ये पोर्टल कब शुरू किया गया था, तो 9 अगस्त 2016 को जेम या GEM पोर्टल की शुरुआत की गई। राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे, तो ध्यान रखना है निकत जहरीन और अजंता शरद कमल के द्वारा क्या किया गया था मेरे दोस्तों, इसका नेतृत्व किया गया। और उद्घाटन सत्र में PV सिंधु के द्वारा किया गया था। 9 अगस्त 2022 को नेताजी से जुड़े पदांग को राष्ट्र ने अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। ये किस देश से संबंधित है, तो ध्यान रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है। और वो देश जहां पर पदांग क्षेत्र स्थित है वो कौन सा क्षेत्र है, वो है आपका सिंगापुर, ठीक है। हाँ जी, यूट्यूब पर ही नहीं दिखती है कल वाली क्लास। अरे कल वाली क्लास नहीं दिखती है तो उसको मैं अपलोड करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए, आज अपलोड करवा देंगे उसको दोबारा से। यहां पर हाल ही में केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कंपनी की किस वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, प्रोटीन सब यूनिट जो है उसके कार्बोवैक्स जो वैक्सीन है, कार्बोवैक्स वैक्सीन जो है मेरे दोस्तों, उस कार्बोवैक्स वैक्सीन को अभी हाल ही में 12 से 14 वर्ष के लिए वो दी जा रही है। लेकिन भारत सरकार ने यह फैसला किया कि पहले जो 2 डोज दी जा चुकी है, जिसमें चाहे कोवैक्सीन लियो चाहे कोविशील्ड लियो, उसके स्थान पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि बूस्टर डोज के रूप में नई वैक्सीन को मंजूरी मिली और उसका नाम है कार्बोवैक्स। इसके बाद अगला सवाल है, राज्य में RTE के तहत 9 से 12 तक कक्षा तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए 2022-23 से कौन सी योजना शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार, तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना जो है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, इंदिरा शक्ति, ध्यान रखना योजना का नाम इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, फीस पुनर्भरण योजना, पुनर्भरण योजना जो है, इस योजना के माध्यम से RTE के तहत राजस्थान सरकार 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। लंपी वायरस पर नियंत्रण के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी रही, तो ये लंपी प्रोवैक्स जो है वो पहली वैक्सीन जो है वो है। और ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये जो स्टेट है यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है। पशुओं पर होने वाला एक स्किन डिजीज है ये वाला, और वायरस कौन सा है, लंपी वायरस है। वैसे कोवैक्स वायरस भी इसका है, लंपी प्रोवैक्सीन जो है इसकी लाई गई है। ये आपके सामने 10वां सवाल, किस भारतीय को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है, और प्रेसिडेंट आर्कडी डवोरकोविच जो है इनको बनाया गया है, ये ध्यान रखना। ये कल के 10 सवाल थे जो आपको मैंने रिवाइज करा दिए हैं। इसके बाद परसों के भी 10 सवाल रिवाइज करा देता हूं मेरे दोस्तों। देखो, भरोसा है हमें खुद पर, देर सवेर खैरियत पूछेंगे, पता है हमें वक्त के साथ लोग हमारी हैसियत पूछेंगे, जमाना खामोश है हर राहबर खामोश, क्या खबर क्यों है हर राह गुजर खामोश, वक्त का तकाजा है बदल दो हालात, ना कोई घर डगर नगर खामोश होगा, बदल दो हालात, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास सवाल थे 10 अगस्त के, कौन से थे, पहला सवाल था भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं, तो वी प्रणव जो है वो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। इसके बाद है अगला, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों द्वारा वज्र प्रहार जो अभ्यास है वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, और ये इसका 13वां संस्करण है मेरे दोस्तों। और अल नजा जो है वो भारत और ओमान के बीच में आयोजित हुआ। इसके बाद में अगला सवाल हमारा है, 9 अगस्त 2022 को नागासाकी दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी, तो 77वीं वर्षगांठ मनाई, और भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाएगी।
9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इसकी घटना हुई थी। इससे संबंधित हमारे क्रांतिकारी कौन थे ये बताइए। यहां थे राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। इनके नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया। बाद में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो जेल थे उनमें अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा दी। रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफ एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर के बीच में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों गांधीनगर में आयोजित होने वाले डेफ एक्सपो की थीम है पाथ टू प्राइड है। इसके बाद अगला सवाल है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय जो है वो आदिवासी दिवस का पारंपरिक ज्ञान संरक्षण और प्रसारणों में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका, ये इस बार का रहा है हमारा विषय। SSLV की उड़ान जो है वो असफल हो गई। हालांकि 7 अगस्त को इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। 7 अगस्त 2022 को इसे प्रक्षेपित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसके बाद है मेरे दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण में सर्वोच्च स्थान पर रहा, तो 12 जिला पहले स्थान पर रहा। और इस संपर्क पोर्टल की शुरुआत 2019 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक अभी हाल ही में नल्लाथंबी कल्लाई सेल्वी को बनाया गया है। और माधवीपुरी बूच जो है वो सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी थी। उषा शर्मा राजस्थान की महिला प्रमुख है। यूं ही नहीं होती है हाथ की लकीरों के आगे अंगुलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है मेरे दोस्तों। इसके बाद है विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर मन और आत्मा की भूख मिटाने की पूरी ताकत रखती हो। इसके बाद 9 अगस्त के करंट अफेयर्स की कथा में हमारे सामने क्या था, राष्ट्रमंडल खेल में निखत जहरीन और बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। और भारतीय पुरुष टीम जो थी उसने हॉकी में रजत पदक जीता और महिलाओं ने कांस्य पदक जीता था, आपको ये पता होगा। और एक बात और ध्यान रखना है, क्रिकेट के अंदर जो है वो भारतीय महिलाओं ने रजत पदक जीता था। इसके बाद ये आपके सामने PV सिंधु की फोटो थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 61 पदक जीतकर 2022 का वर्ष चल रहा है, 22 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और 16 जो है वो भारत के हिस्से में रजत पदक आए। अजंता शरद कमल जो तथा चिराग सात्विक की जोड़ी जो थी उसने बैडमिंटन के अंतर्गत जो है वो भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में भारत को 61 पदक टोटल प्राप्त हुए थे। उसमें भारत ने क्या किया था, स्वर्ण पदक 22 जीते, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान भारत ने इसमें हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता, तो भारत को रजत पदक मिला क्रिकेट टीम में। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान रहा, पहला ऑस्ट्रेलिया का रहा। भारत सरकार ने किस देश को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश की, तो उस देश का नाम मलेशिया है। युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए बढ़ो चलो अभियान 5 अगस्त से 10 अगस्त 2022 तक जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन ने अपने 80 वर्ष क्या कर लिए, पूर्ण कर लिए, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट नामक आंदोलन का नामकरण यूसुफ मेहर द्वारा किया गया और साइमन गो बैक का नारा जो है वो भी किसके सुझाव पर दिया गया था, यूसुफ मेहर के सुझाव पर रखा गया था उसका यह नामकरण। राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम के चेयरमैन जो है वो राजीव अरोड़ा हैं और इन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि केंद्र सरकार से हमें ऐसे संकेत मिले हैं कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राजस्थान में अब कहां की जाएगी, ये राजस्थान में की जाएगी उदयपुर में। पहले से ही राजस्थान के जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो ध्यान रखना है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर में पहले से ही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का कौन सा स्थापना दिवस 9 अगस्त को मनाया गया, 8, 6, 7 यानी 6-7 क्रम से याद कर लो, 6, 7, 8। अब इनको अपने क्रम से सेट कर देना भैया कि पहले 8 है, फिर 6 है, फिर 7 है, यानी लास्ट वाला पहला और फिर बीच वाला। 867वां स्थापना दिवस। सर ऐसा सवाल आता है क्या, वीडियो का पेपर, लेब असिस्टेंट का पेपर उठाकर देख लेना, ऐसा कैसा जोधपुर के संदर्भ में सवाल छपा हुआ है। फिर है जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, शपथ ग्रहण इन्होंने कर ली है। यूयू ललित के संदर्भ में भी नया वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है।
इसके बाद में 8 अगस्त को सर हमने क्या पढ़ा था वो भी सुना दो। 8 अगस्त को भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हमने बताया था कि 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। 14वें भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनका संबंध झुंझुनू के चिड़ावा से है। मार्गरेट आल्वा को हराकर इन्होंने चुनाव में सफलता हासिल की। शेखावाटी से दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में कुश्ती के अंदर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, नवीन और अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता। और पावर लिफ्टिंग में सुधीर कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस जो है उसमें स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा अगला सवाल था, अब्दुल्ला अबू बकर ने ट्रिपल जंप के अंदर जो है वो सिल्वर जीता था। और एल्डोस पोल का नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आज तक हमने ट्रिपल जंप के अंदर कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था और ये हमारा एल्डोस पोल ने गोल्ड मेडल हमको पहला दिलाया है। इसके अंदर इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर से SSLV D1 के द्वारा EOS जो 2 नाम का है उस रॉकेट यानी SSLV के माध्यम से इसका सफल परीक्षण नहीं हो पाया, क्योंकि यह परीक्षण अब क्या हो चुका है, असफल हो चुका है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत चेन्नई से की गई थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन कौन सा है जिसने हाल ही में अरब सागर में समुद्री टोही एक निगरानी मिशन को अभी हाल ही में पूरा किया, तो उसका नाम क्या है, वो है INAS 314 है, जिसने अभी हाल ही में इस प्रकार का एक खोजबीन अभियान जो वो पूरा किया है। इसके बाद मेरे दोस्तों है वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये अलग चैंपियनशिप है, ये उसके अंदर शामिल नहीं है जो कि अभी आपको गेम्स पढ़ाए गए थे। राष्ट्रमंडल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर पुरुष ने ट्रिपल जंप के अंदर भारत ने आज तक कभी भी कोई मेडल नहीं जीता था। भारत को पहला मेडल कांस्य के रूप में सिल्वर के मेडल में P थिरुमरन ने अभी हाल ही में भारत को दिलाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की थी, तो UU ललित की सिफारिश की थी और उसका वारंट जारी हो चुका है। राजस्थान पुलिस में SI के पद पर तैनात पूजा, ठीक है, पूजा सिहाग जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है वो कांस्य पदक जीत चुकी है रेसलिंग के अंदर। इसके अलावा कॉमनवेल्थ 2022 में पुरुष लॉन बॉल टेनिस टीम जो हमारी है उसने रजत पदक हासिल किया और महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और हॉकी महिला टीम ने कांस्य पदक और पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। महिलाओं ने क्रिकेट के अंदर भी रजत पदक हासिल किया। कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, पुरुष की टीम ने रजत पदक जीता। क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हमें हार का सामना करना पड़ा। ये 67 स्लाइड आपके सामने मैंने रिवाइज कर दी है। मेरी उम्मीद है कि मेरे सभी मित्र इस मेरे फैसले से खुश होंगे और उनको इस प्रकार रिवाइज बार बार करंट अफेयर्स कराने से फायदा होगा। देखिए 10 मिनट में मात्र आपको 60 सवाल मैंने करा दिए हैं, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स को तैयार करिए। बस सप्ताह भर में ये सारी खबर मैंने बता दी है। इसमें से टोटल 60 सवालों में से 15 सवाल ऐसे हैं जो परीक्षा में आने की पूरी प्रबल संभावना है, किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए मित्रों, आपसे विदा लेते हैं। आज की क्लास को यही करते हैं समाप्त। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए शुभ हो, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि कल वापस मिलेंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तपेंद्र जेठू, कविता चौधरी, रेणु मीना, बोस गुजर, भाटी सर का भूत, रिचपाल लेघा, संदीप शर्मा, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल वापस मिलते हैं, तो ठीक है। तनुज शर्मा, ठीक है, नेहा सोनी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे मित्रों, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं। थैंक यू।